हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का भी वेव ऑप्टिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। तो डिफ्रैक्शन को आप थोड़ा समझिए क्या है। मान लीजिए रात का समय है और किसी रूम में आप बैठे हुए हैं, बगल में कहीं किनारे दीवार लग के, गेट आपके सामने नहीं है, तो गेट के बाहर कोई लाइट जलाता है, तो आप देखिएगा कि वो लाइट आपको भी थोड़ा कम ही मात्रा में लेकिन बुझाएगा। कहने का मतलब गेट के सामने आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको वो बुझाएगा कि हाँ थोड़ा लाइटेड हो गया है इस साइड में। तो एक्चुअली क्या होता है, तो कोई गेट तो ओपनिंग हुआ, तो कहने का मतलब कोई ओपनिंग होके जब लाइट गुजरता है तो ओपनिंग के एज पर, किनारे पर वो मुड़ जाता है। इसी घटना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब तक नहीं वो मुड़ता तो हम उधर बैठे हुए हैं, तो कैसे उधर लाइट चला जाता, सीधे गेट से ही लाइट निकल जाता एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन सो बात नहीं है, हम उधर भी बैठे हुए हैं मट्टी के किनारे, गेट यहाँ है, लाइट आ रहा है तो उधर भी लाइट जा रहा है। तो ये लाइट जो है गेट के कॉर्नर पर, यानी ओपनिंग के कॉर्नर पर बेंड कर जाता है। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, या कोई ऑब्स्टेकल है, मान लीजिए कि ये एक ऑब्स्टेकल है, अवरोध, और इधर से हम टॉर्च मारते हैं अपने साइड से, तो देखिएगा कि यहाँ अंधकार नहीं रहेगा, डार्कनेस, यहाँ भी कुछ मतलब जो ये लाइट रहेगा। इसका मतलब कि हमने जो लाइट दिया वो लाइट ऐसे करके मुड़ गया इधर भी, और इधर से भी मुड़ गया इधर। यही एज पर लाइट का मुड़ना जो है वह उसको कहते हैं आपको डिफ्रैक्शन। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, इसीलिए देखिए पहला लाइन वही चीज लिखा गया है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ एन ओपनिंग और एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी का, यही डिफ्रैक्शन का समझिए डिफिनीशन है। अच्छा, अब क्या है कि व्हेन द सिंगल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक माने एक रंग का, चाहे मान लीजिए लाल, चाहे ब्लू, चाहे हरा, चाहे पीला, मोनोक्रोमेटिक लाइट से एक ठो स्लिट को आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट को देखा था, वो इंटरफेयर कर रहा था दोनों स्लिट का वेव। इसमें है डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट रहता है, इसलिए कहता है व्हेन द सिंगल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, a broad diffraction pattern with a central bright region is seen on the screen। मान लीजिए यही जो है ओपनिंग है, इधर से लाइट जाता है और इधर स्क्रीन रख देते हैं, तो ओपनिंग के सामने में बीच में बड़ा मतलब जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और उसके बगल में मान लीजिए फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस टाइप का ब्रॉड पैटर्न आपको मिलेगा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का। वही चीज वहां लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है ऑन बोथ साइड्स देयर आर ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन्स। बीच वाला जो है उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, वो एकदम ब्राइट होता है और मान लीजिए बड़ा साइज का होता है, और उसके बगल में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। हाँ, लेकिन एक चीज होता है क्या, जो आपको मैंने बताया भी था उस समय में कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे इंटेंसिटी सेम होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर वाला जो मान लीजिए स्लिट के सामने है वह होता है ज़्यादा ब्राइट। ज्यों-ज्यों और आप दोनों साइड दूर जाइएगा डार्क फिर ब्राइट, वो सब थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है द इंटेंसिटीज बिकम वीकर एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको इंटेंसिटी वेरिएबल होता है, सेंटर में ज़्यादा और ज्यों ज्यों दूर जाइएगा त्यों त्यों इंटेंसिटी यानी चमक जो है फ्रिंज का वो कम होते जाएगा। जबकि आपको इंटरफेरेंस वाला में क्या होता है, सारे के सारे फ्रिंज का इंटेंसिटी यानी चमक जो है सेम होता है। यही कहने का मतलब है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस पोजीशन पर माने ये सब फ्रिंज होगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। तो एंगुलर पोजीशन इस पर निकाला जाता है थीटा, एंगुलर पोजीशन पर। हाँ, तो अब वही हम निकालेंगे किस एंगुलर पोजीशन पर कौन फ्रिंज रहेगा। इसमें है देखिए, लेट अस कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट। यही मान लीजिए एक सिंगल स्लिट है LN, जिसका विड्थ है आपको A, देखिए M है सेंटर पॉइंट। तो और एक इधर से प्लेन वेव लिखे हैं ना, प्लेन वेव, ये जो मार्क किए हैं फोटो को अलग कर दिए हैं, सो समझिए इधर इधर लिखा हुआ है। प्लेन वेव यहाँ से जाता है, वेव के रूप में प्लेन है, प्लेन वेव तो आएगा। तो आपको मान लीजिए इससे जब पार करेगा तो मान लीजिए कि इधर स्क्रीन है दूर में, तो वहाँ पर इस साइड से एक R1 रे लिया गया है और सेंटर से एक M पॉइंट से R2 रे लिया गया है, जो लिखा हुआ है 2P, यानी P पॉइंट पर वो पहुंचेगा, जो काफ़ी दूर है इसीलिए पैरेलल दिखाया गया है। काफ़ी दूर है इसलिए पैरेलल दिखाया गया है। और ये देखिए ई जो पॉइंट है ये 2C, माने सेंटर ऑफ द ये जो स्लिट है वो सेंटर ऑफ द स्लिट, यानी स्क्रीन पर जो है आगे जो स्क्रीन है समझिए उसका सेंटर पॉइंट है C। अच्छा, अब देखिए तो ये हो गया स्लिट का साइज LN इक्वल टू A। M तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्लिट है, सेंटर में है, एंड C इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन, जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए C पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। ये जो है एंगल आपको मैंने दिखाया ना कि ये M या माने R2 रे या R1 रे, वो दोनों पैरेलल है। तो इस हॉरिजेंटल जो C होके लाइन जाता है उससे मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो U भी बनाएगा थीटा एंगल हॉरिजेंटल से। तो
यदि थीटा 0 हो तो क्या होगा, इस तरह चलेगा रे। थीटा अगर 0 हो तो कहने का मतलब स्क्रीन पर जो है आपको सी पॉइंट पर जितना भी वेव का रे या वेव आप समझते हैं, सारा का सारा पाथ लेंथ सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आया तो ये डिस्टेंस सेम, यहाँ से आया तो दोनों डिस्टेंस सेम, बीच से आया उतना ही बीच से आया वो उस साइड में ऊपर वाला में। तो कहने का मतलब पॉइंट सी पर पाथ डिफरेंस जो है वो नहीं रहेगा, और पाथ डिफरेंस नहीं रहा तो फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। अब फेज डिफरेंस नहीं रहेगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो ये देखिए हाँ, तो कहता है लेट अस कंसीडर, ये पहले तो ये लीजिए, हाँ आपको हम बता दिए कि सी पॉइंट पर क्यों मतलब जो ब्राइट होगा फ्रिंज, क्योंकि जो भी रे पहुंचेगा उसका पाथ डिफरेंस नहीं है, इसीलिए फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी वहां आपको मैक्सिमम मिलेगा सेंटर में, यानी ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, तो आप ये जान गए कि स्क्रीन के सेंटर में पॉइंट सी के अगल बगल पूरा ब्राइट फ्रिंज रहेगा। क्यों रहेगा ब्राइट फ्रिंज? तो जितने भी रे पहुंचते हैं सारे रे का पाथ डिफरेंस 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अच्छा, अब लीजिए, मान लीजिए P कोई पॉइंट है जो एंगुलर पोजीशन थीटा पर है, तब R1 और R2 दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस पहले निकालिए, तब फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ जब वो काफी दूर है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर। अच्छा, तो और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से जो लाइन खींचिएगा यहाँ से इस परपेंडिकुलर से वो थीटा एंगल बनाएगा। फिर से समझिए ठीक से, चूंकि ये बहुत दूर है, पैरेलल है, थीटा एंगल बनाता है। तो अगर आप यहाँ से लाइन खींचिएगा यहाँ तक तो उससे ये थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो डायगोनली ये हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का ये हुआ। यानी अगर ए है पूरा तो A/2 हुआ हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का, तो A/2। ये एंगल थीटा बोले, ये थीटा है तो ज्योमेट्री से ये थीटा होगा, तो कहने का मतलब A/2 साइन थीटा होगा MR, यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। हम समझते हैं बात क्लियर है? इसीलिए कहता है पाथ डिफरेंस MR जो होगा वह बराबर होगा A/2 साइन थीटा। पाथ डिफरेंस यही न है। ये अगर परपेंडिकुलर R1 और R2 पर है तो जो डिफरेंस यहाँ नजर आता है वही दोनों रे में पाथ डिफरेंस है MR, और हम लोग कैलकुलेट कर दिए कि वो A/2 साइन थीटा के बराबर होगा। और अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यानी पाथ डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली A θ/2।
हाँ, इसको अब याद रखिए। अब देखिए कहता है कि यदि थीटा का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करें, थीटा का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करें कि ये जो पाथ डिफरेंस है वह बराबर लाइट का λ/2 हो। ठीक से समझिए, पाथ डिफरेंस जो है थीटा का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि a θ/2 यानी पाथ डिफरेंस जो हो वह बराबर λ/2, 2 में 2 कट गया यानी a θ बराबर λ हो, तो उस केस में देन फेज डिफरेंस कितना होगा। तो आपको फार्मूला हम फेज डिफरेंस अब पाथ डिफरेंस वाला बताए थे, तो उस फार्मूला से फेज डिफरेंस आप 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, λ/2 बोले हैं तो λ/2, 2 में 2 कट गया, लैम्डा में लैम्डा कट गया यानी पाई। कहने का मतलब R1 से जो रेज आता है और R1 रेज हो जाता है और R2 रेज हो जाता है, दोनों में का फेज डिफरेंस है पाई। पाई माने 180 डिग्री। तो इसका मतलब जब उल्टा है 180 डिग्री का मतलब तो उल्टा, इसका मतलब रे R1 और R2 जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएगा, क्योंकि दोनों के फेज के बीच का डिफरेंस है 180 डिग्री। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो पहला डार्क फ्रिंज का कंडीशन हमको जो है वो मिलेगा। इसीलिए कहता है सो R1 एंड R2 विल बी आउट ऑफ फेज, माने उल्टा फेज में 180 डिग्री, and cancel each other, that is we get minima माने dark fringe. It means wave from any point in the upper half of the slit. हाँ, ये पॉइंट को ठीक से समझिए। यहाँ से यहाँ है डिस्टेंस a/2 माने स्लीट का आधा। अब अगर तो वो देखे ना कि आप अभी कैंसिल कर गया, डार्क फ्रिंज में आया। अब मान लीजिए स्लीट के आधे भाग में से एक और पॉइंट यहाँ लें और उससे a/2 यहाँ लें, तो वो दोनों भी इसी तरह कैंसिल करेगा। तो कहने का मतलब हमारा स्लीट को हम अगर आधा को मान लीजिए 50 भाग में बांटे, आधा को फिर 50 भाग में बांटे, हर एक पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेगा और कैंसिल करेगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। इसीलिए हमारा पहला डार्क फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद पहला डार्क फ्रिंज जो बनेगा उसका कंडीशन हमको देखना है। हाँ, तो यही बात इसमें लिखा हुआ है कि अपर हाफ को आप जय भाग में बांटिएगा उतना ही लोअर भाग को बांटिए, और a/2 डिस्टेंस पर जो पेयर मिलता है वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमको पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा। हाँ, अब देखिए एक चीज और है। ये तो हुआ कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट, उसके बाद डार्क फ्रिंज मिला, और तब उसके बाद फिर आएगा ब्राइट फ्रिंज और तब आएगा डार्क फ्रिंज। यानी सेकंड डार्क फ्रिंज अगर का कंडीशन क्या होगा तो सो देखिए। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हमने स्लीट को 2 भाग में बांटा है। सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग 4 भाग में स्लीट को बांटेंगे। थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए 6 भाग में बांटेंगे स्लीट को। मान लीजिए फोर्थ के लिए 8 भाग में। ऐसे ही दुगुना करके भाग, जो फ्रिंज निकालिएगा उसका दुगुना भाग में पूरे स्लीट को आपको बांटना है।
तो बांट के इसी तरह अगर एनालिसिस कीजिएगा तो आपको निकलेगा, क्या निकलेगा? जनरल फार्मूला निकलेगा डार्क फ्रिंज का, और वह होगा थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, या ए थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर एन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी थीटा यानी एंगुलर पोजीशन। एन का मान अगर आप 1 दीजिएगा तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो देखिए यहाँ भी है ना, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए, यानी पहला जो फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन होगा स्क्रीन पर, एंगल कितना एंगल पर है, यानी ये थीटा का वैल्यू वो होगा लैम्डा बाय ए। और दूसरा फ्रिंज का होगा एन का मान 2 होगा, 2 लैम्डा बाय ए, तीसरा का 3 लैम्डा बाय ए। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, सोन सारे डार्क फ्रिंज का आप एंगुलर मतलब पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पर इन डिफ्रैक्शन। अच्छा, तो ये तो डार्क फ्रिंज की कहानी थी। अब लीजिए ब्राइट फ्रिंज। तो आपने देखा कि सेंटर में तो बड़ा ब्राइट फ्रिंज है ही, और उसके बाद डार्क फ्रिंज ये सब आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 2 डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होगा, यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद पहला डार्क फ्रिंज, और तब उसके बाद पहला ब्राइट फ्रिंज आएगा। कहिएगा पहला तो सेंटर में था, उसको सेंट्रल मतलब जो मैक्सिमा कहते हैं उसको छोड़ करके तब जो होगा फ्रिंज वो पहला ये ब्राइट फ्रिंज। तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो नेचुरली उसका फार्मूला होगा 2 डार्क फ्रिंज का जो एवरेज एंगुलर पोजीशन है वही होगा। बात समझ गए होंगे। मान लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा है ये, उसके बाद पहला डार्क फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फिर डार्क फ्रिंज। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड सेकंड डार्क फ्रिंज का जो एंगुलर पोजीशन का एवरेज लीजिएगा तो वो हो जाएगा उसके बीच में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अदर देन सेंट्रल, मैंने सेंट्रल को छोड़ दें तो पहला ब्राइट फ्रिंज होगा। तो उसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज लेने के बाद थीटा इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाय ए, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 जो भी होता है। तो आप सारे के सारे फ्रिंज का पोजीशन पता लगा लिए। एक बार खाली मैं उसको ये कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि सबसे सेंटर में बनेगा डिफ्रैक्शन में बड़ा वाला ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद बनेगा आपको डार्क फ्रिंज, तब फिर बनेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तब बनेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसमें लिख दीजिएगा अदर देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क, उसके बाद फिर फर्स्ट ब्राइट, तब सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट एंड लाइक दिस। इसी तरह आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बनेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हाँ, तो अब हम लोग ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन देखेंगे। तो ये देखिए, हम लोग जानते हैं पहले से भी वो इंटरफेरेंस वाला में हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो वो बात तो एकदम क्लियर है।
अब देखिए इस केस में इंटेंसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या है, तो थोड़ा कुछ कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, जो यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ हम लोगों को खाली उसको थोड़ा प्रेजेंट कर देना है कि ए डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस shows that the amplitude E dash of the electric field at a general point P is given by E dash is equal to E naught sin beta by beta। यानी किसी जनरल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक जनरल पॉइंट पर, वो होगा ई नॉट साइन बीटा बाय बीटा, जहाँ बीटा का देखिए ये वैल्यू है पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, एंड ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट सी। सी मतलब आपने देखा ऊपर कि वो स्क्रीन का सेंटर पॉइंट यानी ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल पॉइंट जो सी है ऑन स्क्रीन, वहाँ का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और वह कॉरस्पॉन्ड करता है थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि सी पॉइंट का जो है एंगुलर पोजीशन वो 0 है, थीटा इक्वल टू 0। अब यदि सेंटर पर जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इंटेंसिटी आप आई नॉट मानिए, जो कि सेंटर सी पर है आई नॉट, तब किसी भी पॉइंट पी, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी पर जो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा आई, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर आई बराबर आई नॉट, माने सेंटर वाला जो इंटेंसिटी है सी पॉइंट पर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। तो यही आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगा वह सेंट्रल पॉइंट पर के इंटेंसिटी टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह से निकाला है, जो हम लोगों को अभी मतलब नहीं, खाली जानकारी एक ठो चाहिए। अब देखिए वो फोटो देखिए, फोटो उससे बहुत अच्छा चीज़ पता चलेगा। मान लीजिए ये इंटेंसिटी का ये एक्सिस है और ये एंगुलर पोजीशन थीटा, वो इंटेंसिटी आई एक्सिस और एंगुलर पोजीशन थीटा है। सेंटर का जो पॉइंट सी था वो मान लीजिए यहाँ है, तो आप देख लीजिए कि इंटेंसिटी आई नॉट जो सेंटर में है सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा चमकदार होगा सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद ई जो देखते हैं ये डार्क फ्रिंज के लिए है, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी देखिए 22 गुना घट गया, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का था उससे 22 गुना घट गया। और आगे वाला देखिए फिर ब्राइट फ्रिंज का 62.5 टाइम्स घट गया। यानी इसी तरह आपको मतलब जो घटते जाता है इंटेंसिटी ये डिफ्रैक्शन में, इस साइड भी आप लीजिए माइनस दे के दिया गया है। तो कहने का मतलब डिफ्रैक्शन में आपको इंटेंसिटी सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो जो हम सेंटर से दूर जाते हैं स्क्रीन पर तो उसका इंटेंसिटी घटते चलता है। तो यही है आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्रैक्शन में। मैं समझता हूँ कि अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा,
और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो जाता रहे और आपका स्टडी ठीक से चलता रहे। दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से आप उसको भेज दीजिए, वो भी स्टडी करता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।